तो सोरियासिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि आपके खाना पीना उल्टा सीधा तरीके से नहीं रहना उसकी वजह से होता है। सोराइसिस को घर पर रहकर ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, सोरियासिस को बिल्कुल घर पे रह के ठीक किया जा सकता है। आप सोरियासिस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो अर्थराइटिस में चला जाता है, मतलब हड्डियों में चला जाता है। बोन की भी उसी तरीके से दुर्गति हो जाती है जैसे हमारी स्किन की हो रही है सोरियासिस में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ध्रुव आर्या जी। डॉक्टर ध्रुव आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू विभोर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू D5 चैनल का कि आप लोग इतना हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ध्रुव, आज मैं बात करूंगा सोराइसिस के बारे में। ये कौन सी बीमारी है और इसका कैसे पता चलता है? सोरियासिस एक स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज कह लो, ये सही लाइफस्टाइल डिजीज भी कह सकते हैं, जो कि स्किन के ऊपर दिखाई देती है। स्किन के ऊपर पपड़ी जमना, बालों में पपड़ी आना। बालों में अगर पपड़ी आ जाती है तो उसे स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। और अगर कानों के पीछे आ जाती है, कानों के अंदर आ जाती है, तो उसे सोरियासिस, नॉर्मल सोराइसिस कहते हैं। ये मोस्टली बालों पे, कान के पीछे, आपकी एल्बोज पे, हाथ के यहाँ पर, पेट पे, कमर पे और पैरों में ही आती है। फेस पे ये ज्यादातर आती नहीं है। अगर फेस पे ऐसी पपड़ी जम रही है तो वो सोरियासिस नहीं है। इसके बहुत रेयर चांस है कि फेस पे आपके सोरियासिस आए। मेनली अगर आपको सोरियासिस पहचानना है तो आपके बालों से शुरू होगा ज्यादातर, और आपके कान के पीछे और कान के अंदर आएगा ये। तो ये मेन चीज है। अगर आपको कहीं भी पपड़ी जम रही है, आप अपने कान के पीछे हाथ लगा के देखिए। हल्का सा भी अगर आपको ऐसा लगता है स्केली हो रही है स्किन, या कान के अंदर कोई पपड़ी सी जम रही है सफेद सफेद, जिसे आप डेंड्रफ समझ रहे हैं, कहीं से डेंड्रफ बालों में हो गया है, तो वो डेंड्रफ नहीं है, वो सोरियासिस है। तो सोरियासिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि आपके खाना पीना उल्टा सीधा तरीके से नहीं रहना उसकी वजह से होता है। सोराइसिस होने के क्या सिम्टम्स हैं? सोराइसिस होने के यही सिम्टम्स है कि आपको मैंने जैसे बताया, अगर बालों में आपको बहुत ज्यादा डेंड्रफ लग रहा है, पपड़ी उतरती है, आप पपड़ी उतारते हैं और अगले दिन फिर से वही पपड़ी उतनी जम जाती है, तो वो डेंड्रफ नहीं है, उसे आप सोरियासिस कंसिडर करेंगे, स्कैल्प सोरियासिस। और कानों के पीछे आ रही है, कान के अंदर आ रही है, आपके एल्बोज पे, यहाँ पे एल्बो पे सबसे पहले आनी शुरू होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं सोरियासिस के। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे, व्हाइट कलर की पपड़ी जमेगी, तो वो सोरियासिस है। कई बार शरीर में खुजली होने लग जाती है जहां पे आपको सोराइसिस हुआ होता है, तो एकदम से खुजली जब हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सोरियासिस में नॉर्मली ऐसे जनरली एकदम से खुजली नहीं होती है। सोरियासिस में खुजली तब होती है जब या तो आपको बहुत तेज एकदम से पसीना आ जाए, आपका बीपी शूट करे, या आप कुछ भी मिर्ची वाला खाना खाएं, मिर्च मसाला खाएं, तो आपके स्कैल्प पे इचिंग होगी। और वो परमानेंट नहीं होती, वो जब तक आप वो खा रहे हैं तब तक ही होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो स्कैल्प, अगर आपको ऐसे इचिंग अचानक से हो रही है, तो आप हल्का सा उस पर ऑयल लगा सकते हैं, बहुत हल्का सा। ग्लिसरीन लगा सकते हैं, अगर ऑयल नहीं मिल रहा है तो ग्लिसरीन आप यूज कर सकते हैं। कौन सा ऑयल लगाना बेस्ट होएगा इसमें? इसमें नारियल का तेल लगा सकते हैं आप, पर तेल भी आपको ज्यादा देर नहीं लगाना है, थोड़ी देर लगा के वॉश आउट कर देना है। सोरियासिस, अगर जितनी स्किन ड्राई रहेगी हमारी, ज्यादा ऑयली नहीं रहेगी, तो वो ज्यादा फैलेगा नहीं। अगर ज्यादा आप ऑयली रखोगे तो वो फैल भी जाता है कई बार सोरियासिस। धूप में जाने को कई बार कहा जाता है और धूप में जाते ही खुजली होने लग जाती है या पसीने आते ही खुजली हो जाती है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? नहीं, जो पसीने आती खुजली हो जाती है वो सोरायसिस के सिम्टम्स नहीं है। धूप में जाती इसमें कोई खुजली नहीं होगी आपको। इसमें हल्का सा जैसे मच्छर काटता है तो हल्की सी आउटग्रोथ हो जाती है, रेडनेस होगी, उसके ऊपर पपड़ी जमेगी, तो वो सोरियासिस में आएगा। अगर नॉर्मली आपको खुजली हो रही है तो सोरियासिस नहीं, वो और स्किन डिसऑर्डर है। सोराइसिस पेशेंट को खाने में क्या चीज का मतलब सावधानी रखनी चाहिए? खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? सोरियासिस पेशेंट जितने भी होंगे उन सबको कहीं ना कहीं एक खट्टी डकार आती है, रिगर्जिटेशन होता है, खट्टा खट्टा लगता है, एसिडिटी होती है। ज्यादातर पेशेंटों को इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, उसके बाद ही सोरियासिस शुरू होता है। सोरियासिस अगर आपको है तो आपको किसी भी तरीके के मिर्च मसाले, चाय, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है। अल्कोहल और सिगरेट, इसके बहुत ज्यादा एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे ही आप अल्कोहल लोगे अगले दिन ही आपको सोरियासिस आपका बढ़ा हुआ दिख जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो कि खट्टी हो, जिससे आपको एसिडिटी हो। नींबू ज्यादा नहीं पीना है, मिर्च मसाले ज्यादा नहीं खाने हैं आपको, फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, तो उससे आपका सोरियासिस कंट्रोल में रहता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या सोराइसिस को घर पर रहकर ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, सोरियासिस को बिल्कुल घर पे रह के ठीक किया जा सकता है। आपको अपनी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बीमारी तो है ही, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है।
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब आप किस तरीके से अपना रहन सहन आपका है। अगर रहन सहन खराब है तो सोरियासिस बढ़ता है, अगर रहन सहन ठीक है तो सोरियासिस ठीक भी हो जाता है अपने आप। सोरियासिस ठीक करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, खाने में अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीजें नहीं लेनी है, खाने में मिर्च मसाले नहीं खाने हैं, और आपको लेट नाइट नहीं खाना है। लेट नाइट खाने से क्या होगा, आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, जैसे कि वात पित्त का आयुर्वेद में बताया गया है, तो आपको इसमें पित्त प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा बढ़ती है तो स्किन पे आने लग जाती है, उसे सोरियासिस कहते हैं। तो ऐसा कोई भी खाना जो कि आपकी पित्त प्रवृत्ति को बढ़ाए, वो चीज हमें नहीं खानी है। हमें कड़ी का परहेज करना है, इसमें ज्यादा खट्टी चीज नहीं खानी है, बारिशों में दही नहीं खानी है, जैसे मानसून का महीना होता है उसमें दही नहीं खानी है। और अल्कोहल मेन इसका एग्रीवेटिंग फैक्टर है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो आपका सोरियासिस कभी ठीक नहीं होगा, तो अल्कोहल पहले ही दिन से आपको बंद करना पड़ेगा, और ये आपको हमेशा बंद रखना पड़ेगा लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप सोरियासिस ठीक कर लो और फिर से लेना शुरू कर दो, फिर से लोगे अल्कोहल इनटेक करोगे या अपना लाइफस्टाइल खराब करोगे तो सोरियासिस दोबारा आ जाएगा। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जी, आप जड़ से नहीं खत्म कर सकते, पर आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, आप इसे स्किन पे आने से रोक सकते हैं। सोराइसिस पेशेंट की पूरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? सोरियासिस पेशेंट की पूरी दिनचर्या नॉर्मल जैसे होती है, नॉर्मली रखनी है, बट हमें क्या खाने में ध्यान रखना है कि खाना जब भी हम खाएं तो उसमें 60 से 70% रफेज हो। रफेज मतलब खीरा, टमाटर, ये सारी चीज खानी है। सैलेड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्याज नींबू डाल के नहीं खानी है, खीरा टमाटर आपको ये ज्यादा खाने हैं। ककड़ी हो गई, अब सर्दियों में जैसे पालक आएगी तो पालक को आप चॉप करके और कच्चा खा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा सही रहती है इस चीज के ऊपर, और ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो बस यही ध्यान रखना है कि आपको खाना ऐसा खाना है जो एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा से ज्यादा हो। अनार खाने हैं आपको, अब सर्दियां हैं तो गाजर का जूस पीना है, और कुछ भी खाने से पहले आप कोशिश करो कि 70-60% आप रफेज खाओ या सैलेड खाओ, या उससे पहले जूस पियो। उसके बाद आप खाना कम से कम खाओ, इससे ज्यादा आपको इफेक्ट आएगा। आपको कोशिश करनी है, अनार ले लिया, पनीर ले लिया, खाने का ही इसका मेन वो है। और शाम को खाना 7 बजे के बाद ना खाएं तो सोराइसिस बहुत जल्दी ठीक होगा। बस यही दिनचर्या में रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, कोई भी तंबाकू से जुड़ी चीज नहीं लेनी है, अल्कोहल से जुड़ी चीज नहीं है। योगासन प्राणायाम कौन सा बेहतर होता है सोराइसिस पेशेंट के लिए? प्राणायाम आप करेंगे तो उसमें आपको कपालभाति सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। कपालभाति करते हैं तो न्यू सेल्स बनते हैं। आपको एक लेम लैंग्वेज में समझा देता हूँ, न्यू सेल्स जब बनते हैं तो ब्लड प्यूरिफाई होता है। कपालभाति आपको करनी है। अब जैसे आने वाला मौसम सर्दी का है, इसमें सोरियासिस बढ़ता है, जितनी ज्यादा बॉडी में ड्राइनेस होगी उतना ज्यादा सोरियासिस बढ़ेगा। जब ड्राइनेस मतलब वेदर की ड्राइनेस, जैसे कि अब सर्दी आ रही है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने जिसको भी सोरियासिस है ये बढ़ेगा। फरवरी से घटना शुरू हो जाता है अपने आप, जब बॉडी वेदर में नमी आ जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपको वेदर में नमी चाहिए, आप नमी के नाम पे अगर आप ऑयल लगा लेंगे तो ऑयल से इतना ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं आता है। कौन से काढ़े रिकमेंड करेंगे आप सोराइसिस पेशेंट के लिए? सोराइसिस पेशेंट के लिए कोई भी ऐसी चीज जो कि ब्लड प्यूरिफाई करती है, मुलेठी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा आप ले सकते हैं, उनके काढ़ा बना सकते हैं। या अगर हम आयुर्वेद में जाएं तो आयुर्वेद में आपको साफी, जो लोग पीते हैं, साफी आती है जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जैसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट होती है, वो ले सकते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बीट रूट, जैसे चुकंदर हम कहते हैं, चुकंदर गाजर का जूस ले सकते हैं। तो इसमें जूस ज्यादा पीनी है, आपको काढ़े पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। काढ़े सिर्फ आपको सर्दियों के मौसम में लेने हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह, मुलेठी का काढ़ा ले सकते हैं। और स्किन के लिए आप कोई भी काढ़ा आप अपने लिए बना सकते हैं, जिसमें कि नीम, गिलोय, चिरायता, ये सारी चीज डाल के आप एक काढ़ा तैयार कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में बाथ टब में बैठने को कहा जाता है, तो कितनी देर बैठना चाहिए? क्या वो सोराइसिस पेशेंट को ठीक कर सकता है? सोराइसिस पेशेंट के लिए बाथ टब में बैठना है या बाहर से कोई ऑयल का एप्लीकेशन करना है, बाहर से कोई भी चीज करना इफेक्ट नहीं होगा। सोराइसिस में आपको अंदर से ही ठीक करना है, अंदर से ब्लड प्यूरिफाई होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, तो सोराइसिस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यही करना है आपको, बाहर से कुछ नहीं करना है। जैसे कि हम अगर सोराइसिस बढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल ले रहे हैं तो बढ़ रहा है, क्योंकि वो अंदर जा रहा है। हम अल्कोहल अगर बॉडी पे लगा लेंगे तो सोराइसिस नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है कि अंदर से हमें डिटॉक्स करना है, हमारा स्टमक क्लीन होना चाहिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए, ताकि हमारा लिवर किडनी अच्छे से फंक्शन कर पाए और अच्छे से ब्लड को प्यूरिफाई कर पाए। ब्लड में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे तो सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको टब में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको एक नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जिसमें कि सारे हाइड्रोथेरेपीज और कोलोन हाइड्रोथेरेपीज, एनीमा, स्टीम, ये सारी चीजें कंबाइन अगर करके लेते हैं तो टॉक्सिन्स जब निकल जाते हैं और डाइट मेनली फॉलो करते हैं तो ये सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। घर पर रह के बॉडी को कैसे डिटॉक्स किया जाता है?
घर पे रह के बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा और सबसे इजी उपाय है पूरे हफ्ते में एक दिन फास्टिंग। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब आपको सही लगे, जब आप कन्वीनियंट हो तब आप फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप संडे को करना चाहे संडे को कर सकते हैं। और जिस दिन आप फास्टिंग करें उस दिन कुंजल क्रिया करें। कुंजल क्रिया एक नेचुरोपैथी में जिसे कहते हैं उल्टी करना, वॉमिट करना, और वमना भी कहते हैं आयुर्वेद में। तो इसमें हम पानी पियेंगे, नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे। अगर सॉल्ट नहीं भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। और आपको पानी पीना है 5-6 ग्लास तक, जब तक आपके गले तक पानी भर जाए इतना आपको पानी पीना है। और फिंगर डाल के आपको सारा वॉमिट कर देना है। जैसे ही आप वॉमिट करोगे तो आपका सारा एसिड निकल जाएगा। और ये प्रक्रिया आपको 2 से 3 बार अपनानी है जब तक सारा एसिड ना निकल जाए। हफ्ते में एक बार करेंगे, पूरा सोरायसिस बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ हफ्ते में एक बार करिए, फिर आप नॉर्मल रूटीन आपका अपने 6 दिन कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन का फास्ट करिए और 2-2 घंटे के गैप में वमना कीजिए। 3 बार कर सकते हैं आप, जैसे सुबह 6 बजे कर लिया, उसके बाद आपने 9 बजे कर लिया, उसके बाद 12 बजे कर लिया, और फिर उसके बाद आप शाम को अपना खिचड़ी या कोई भी जूस या फ्रूट से आप अपना फास्ट खोल सकते हैं। और नेक्स्ट फिर 6 दिन आप नॉर्मली डाइट ले सकते हैं। सोराइसिस से कौन सी और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? सोराइसिस का एक एडवांस जो लेवल आ जाता है वो है सोरेटिक अर्थराइटिस। सोरेटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे कि सोराइसिस आपका स्किन पे होता है, वो सोराइसिस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो अर्थराइटिस में चला जाता है, मतलब हड्डियों में चला जाता है। बोन की भी उसी तरीके से दुर्गति हो जाती है जैसे हमारी स्किन की हो रही है सोरियासिस में। तो उसे कहते हैं सोरेटिक अर्थराइटिस, जिसमें कि बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन होता है। और उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेडिकेशन या स्टेरॉइड्स पे जाना पड़ता है वो पेन रोकने के लिए। आप पेन नहीं रोक सकते, इतना ज्यादा आपको पेन होगा और आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। तो ये उसका एडवांस इफेक्ट है। तो ये ना हो इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है चीजों का। सोराइसिस पेशेंट को और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? सोराइसिस पेशेंट को मेनली तो अपने डाइट का ध्यान रखना है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं आपके माध्यम से कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो छूने से नहीं फैलती है। तो कभी भी सोराइसिस वाले पेशेंट को आप ऐसे मत कीजिए कि ये छूने से फैलती है या उससे आप दूर बैठ रहे हैं। आप उसे आराम से रखिए, आप उसे डाइट सजेस्ट कर लीजिए अगर आपको कोई नॉलेज है। नहीं है तो बट आप उसे समाज से बहिष्कार ना करें। सोरियासिस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, 90 से 95% लोगों में आजकल देखी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में देखी जा रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो गया है। और उन बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कराएं, वो स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी में भी जा सकते हैं वो बच्चे या वो लोग। तो इसलिए सोराइसिस वालों को इस तरीके से बॉयकॉट ना किया जाए समाज से, और उन्हें इस तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि ये छूने से बिल्कुल नहीं फैलती है। अपने अंदर के ब्लड में जब पित्त रोग बढ़ जाता है, मतलब एसिड बढ़ जाता है या टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो सोरियासिस होता है। जैसे डिटॉक्स कराएंगे तो सोरियासिस ठीक हो जाएगा। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सोराइसिस होने की कोई स्पेसिफिक एज हो सकती है या फिर किसी भी एज में हो जाता है सोराइसिस? नहीं, सोराइसिस होने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। वो आपके 1 साल के बच्चे से लेकर और आपको 50 साल में भी होना शुरू हो सकता है। वो आप डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल कब बढ़ गए। अगर आपने बचपन से ही उल्टा सीधा खाया तो आपको 6-7 साल की एज में भी हो सकता है। या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी मदर ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाया, या आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान उन्होंने ज्यादा उल्टा सीधा खाया, तो मिल्क के थ्रू टॉक्सिन्स आपके भी ब्लड में आ सकते हैं। तो आपको 6 महीने के बच्चे को भी हो सकता है, साल भर के बच्चे को भी हो सकता है। या आपने बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करी है बट आप 40-45 साल की एज में आके आपने लाइफस्टाइल आपकी खराब हो गई है, आपका एसिड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको उस एज में भी हो सकता है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, आपको किसी भी एज में हो सकता है। डॉक्टर ध्रुव आर्या, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।